कोई दूसरा माइक नहीं है क्या? ये तो गड़बड़ हो गया। कोई दूसरा माइक नहीं है? पसीनों को शांत करा दीजिएगा तो कौन है ये? अब पकड़ेगा। ठीक, हाँ ठीक। बात कम करो। चलिए, कहाँ तक थे हम? बेतवा हो गया था, सोन भी हो गया था, सोन नदी हो गई थी, हिंडन चलिए हिंडन नदी हिंडन हिंडन नदी बेलम और हिंडन दो अपने आप प्रागैतिहासिक काल के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण नदी है। बेलम नदी घाटी के में विकसित हुई थी जो सभ्यता, वह पूरा पाषाण से लेकर नौ पाषाण तक का सफर तय करती है। और हिंडन नदी सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। हिंडन नदी के किनारे ही आलमगीरपुर नामक शहर है और आलमगीरपुर को सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। चलिए देखिए, यह निकलती है हिमालय के, अब इसको बंद कर दो, हिमालय के शिवालिक श्रेणी से सबसे निचला हिमालय क्या है? शिवालिक से। शिवालिक से जस्ट ऊपर कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। जस्ट ऊपर मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय के ऊपर महान हिमालय। महान हिमालय। अब महान हिमालय के ऊपर एक तो महान हिमालय, ट्रांस हिमालय एक ही है। महान हिमालय के जो सबसे उत्तरी छोर होता है उसी को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। अच्छा, हालांकि महान हिमालय कहेंगे तब ये गलत नहीं। अब इसको बंद करो तो कोई आए तो नहीं खोलना। ठीक ठीक है, ठीक ना? तो शिवालिक श्रेणी से निकलकर गंगा यमुना के दोआब में बहती है। हिमालय के शिवालिक श्रेणी से निकलकर गंगा एवं यमुना के दोआबा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं?
दबाव। आप उसे खींचो, बीच में हिंडन बह रही। और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर क्या है? जिला है। और इसी का मुख्यालय क्या है? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिला का मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा। और इसी नोएडा के पास यह नदी किस नदी मिल जाती है? नोएडा के पास यह यमुना नदी मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। एक लाइन लिख लो। समय से आ जाएगा। अब कोई नहीं है ना? नहीं रुक पाएगा, रुक लेगा। ठीक, एक लाइन इसके नीचे लिखो कि पुरातात्विक इतिहास के लिए यह भारतीय पुरातात्विक इतिहास के लिए यह एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय पुरातात्विक इतिहास के लिए यह एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसी नदी के किनारे आलमगीरपुर नामक स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे बसे आलमगीरपुर को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। क्लियर? चलिए, हिंडन के बाद एक नदी बच जाती है कर्मनाशा। वही कर्मनाशा जिसमें लिखा गया कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा नदी कर्मनाशा उद्गम कैमूर जिले के कैमूर जिला कहाँ पे? बिहार। कैमूर जिले के सरुदाग नामक स्थान से यह निकलती है। बिहार के कैमूर जिले के सरुदाग नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश में यह नदी मिर्जापुर में प्रवेश करती है। यूपी में कहाँ प्रवेश कर रही है? यूपी में प्रवेश कर रही है मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में यह नदी मिर्जापुर जिले में प्रवेश करती है और बिहार के बक्सर जिला गाना भी है इस पे। ये बहुत पहले गाना था, तुम लोग नहीं सुना होगा। बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास, चौसा का नाम सुना है?
ये सब चौसा आम है। नाम भी है, चौथा स्थान भी है। ठीक है, अपने मार्केट का हमें लगता है कि सबसे बेहतरीन नाम चौसा है। सब बेहतरीन है, वो दांत में फंसता है बहुत। नहीं, वही है ना, नहीं वो दांत में फंसने वाला चौसा नहीं है भाई। वो देखो, वह जितना देखने में सुंदर होता है उतना ही टेस्टी होता है, उतना ही टेस्टी। सफेद सफेद होता है थोड़ा दांत। नहीं नहीं, पीला होता है, बड़ा बड़ा होता है और अच्छा आम है। तो चौसा वही की प्रजाति है। अपने यहाँ ये जो वीआईपी प्रजाति अपने गोरखपुर मंडल की कौन सी आम की? कपूरी कपूरी। अरे दशहरी जानते हो कहाँ की? दशहरी लखनऊ की है। हाँ कपूरी कपूरी। कौन सा? कापुरी जो आम है, कापुरी आम अपने यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है। कापुरी आम बंगाल का है। मालदा और कपूरी ये बंगाल के स्पेशल आम। अपने गोरखपुर मंडल का जो स्पेशल आम है गवर्जीत है। गवर्जीत अपने मंडल में पाया जाता है। गवर्जीत अच्छा आम है। यूपी स्पेशल में गवर्जीत पूछा जा चुका है। आमों की वैरायटी और क्षेत्र जिसमें गवर्जीत गोरखपुर का है। बिहार में देखे था गवर्जीत देखो देखने में बहुत बड़ा बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा होता है। और मार्केट में देखना वो रेड थोड़ा रेडिश टाइप का होता है, थोड़ा सा रेड लिए हुए होता है, पीलापन नहीं। खाने में हाँ मीठा भी होता है। खाने में बढ़िया रहता है। हाँ खाने में कैसा है? बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। और एक तरह देखो बारह पिक्चर देखे हो? कौन बारह देखा है? हम लोग सब देखे बारह में देखना अच्छा खन्ना जब आता है, पूजा पाठ से शादी तय होती है तो तब में जो आम रखा जाता है, रखे रहते सब जो चूस रहे हैं सब वही गवर्जीत, वही गवर्जीत। और सब एक गवर्जीत वीआईपी आम में आता है। सब अब जर्दा 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 सौया और सिपिया नाम बिहार में बहुत मिलता है। हाँ देख लोकल नाम है। चलिए, बिहार के बक्सर जिले में चौसा नामक स्थान पर यह गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। हमको लगा कि चौसा नाम आते ही युद्ध याद आएगा। हमको दोनों याद है, युद्ध वाले आराम वाले। किसके किसके पीछे युद्ध लड़ा गया? क्या? बाबर नहीं, हुमायूं और यार बाबर तो 30 में ही हुआ था ना। शेर शाह और बाबर तो 1530 में ही मर गया। शेर उसका लड़का आएगा हुमायूं और शेर शाह से। और 1540 में कौन युद्ध लड़ता है? ये दोनों के बीच ही होता है। नहीं, बिलग्राम या कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा जाता है। और इसी चौसा के युद्ध में क्या होता है, इसको एक भिश्ती बचाता है इसकी जान। गंगा नदी में डूब रहा होता है हुमायूं, तो भिश्ती जान बचाता है। जब जान बच जाता है तो राजा का अपना एटीट्यूड होता है, सब कुछ होता है उसका। युद्ध हार चुका है, फिर भी कह रहा है कि जब मैं दिल्ली का राजा बनूंगा तो मैं तुमको एक दिन का राजा बनाऊंगा। राजा बनाया, लेकिन आधे दिन के अंदर में प्रशासनिक इतनी त्रुटि कर दिया हो आगे चमड़े का सिक्का चलाया, कुछ अन्य भी चीजें किया होगा, इसलिए कहा कि आधा थोड़ा काट दिया जा रहा है। आधे दिन का ही राजा रहो, आधा दिन में वो चमड़े का सिक्का चला दिया। तो चलिए, इस तरह से नदी अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नदियां हैं वो हो गई समाप्त। नदियों में पार्ट मैं फिर कह रहा हूँ कि कहाँ से पैदा हो रही है, ये कहाँ पे इसका मुहाना है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश कर रही है, और उत्तर प्रदेश से कहाँ पे बाहर निकल रही है। हर एक नदी का यही 4 चीज आप लोग याद करना है: पैदाइशी, समाप्ति, उत्तर प्रदेश में प्रवेश होने वाले जिले में, और जिस जिले से बाहर निकल जाती है वो। मैक्सिमम नदी अपने आगे सब कहाँ जाएंगे? बिहार।
कोई ऐसी नदी बताओ जो उत्तर प्रदेश में आती हो या उत्तर प्रदेश में पैदा होती है और बिहार के सिवा किसी अन्य प्रदेश में जाती है। उसके पीछे रीजन है कि उत्तर प्रदेश से पश्चिम ऊंचा है, दक्षिण भी ऊंचा है और उत्तर तो बहुत ऊंचा है, उत्तर बहुत ऊंचा है। और इनका जो है जो भारत का जो पूरा जो है भारत की भूस्थलाकृति है वह दिन दिन पूरा बढ़ेगी, दिन तो क्या होती जाएगी, थोड़ा थोड़ा खाल होती चली जाएगी। इसीलिए नदी क्या करेंगे, एक ही दिशा का अनुसरण करेंगे सीधे जो बिहार में। वही बात, ये सब के सब ये एरिया पूरा जहाँ पे नदियाँ वितरण कर रही है ना, ये पूरा एरिया टेथी सागर का तलाबी है। स्ट्रक्चर कैसे हुआ है इसका नदियों का नदियों के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वही तो बता रहा। अभी जो दक्षिण एरिया है थोड़ा पथरीली और पठारी है, पश्चिम वाला एरिया भी थोड़ा पठारी और ऊंचा जमीन, इसलिए नदियां जो है ये नदी किधर बहेगी, जहाँ खाल पाएगी, पानी में तो बहेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आएंगी, दक्षिण से आएंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने आप होते हुए निकल जाएंगे बिहार। बिहार से भी नीचा स्तर पड़ जाता है क्या, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से भी नीचा स्तर कौन सा पड़ जाता है, बांग्लादेश। देखिए सारी नदियां पूरे जल को लेके चली जाती हैं बांग्लादेश। ठीक, अब जो है ना पुनपुन अपने यूपी के, पुनपुन यूपी के होते तो मैं पढ़ाया होता या महत्वपूर्ण होती। गंगा की सहायक नदी होती है। अरे यार तो गंगा की तो मुक्ति तो सहायक इसमें नहीं पड़ती है, यूपी में नहीं, यानी बिहार में पड़ती है कि पश्चिम बंगाल में। पुनपुन तो वो तुम्हें जो है इंडियन जागृति में देखना पड़ेगा। वो गया वाला तो नहीं था, गया वाला नहीं, पुनपुन वो फाल्गु है, वो फाल्गु नदी है जहाँ पे लोग पिंडा भरवाने जाते हैं। गया लोग पिंडा भरवाने जाते हैं तो फाल्गु नदी में ही पिंडा दिया जाता है। और फाल्गु नदी की विशेषता है उसमें धार, मतलब जो धार बह रहा है, धार के बीच बीच में चट्टान, और वहाँ के जो पंडा है ऐसे पर्टिकुलर स्थान पर बैठेंगे जहाँ से परछाई थोड़ा उल्टी दिशा में आएगी। परछाई उल्टे दिशा में अजय का मंत्रोच्चारण करेंगे। होता क्या है ना, मंत्रोच्चारण करेंगे और चोट लग गया क्या उसको, नहीं से पकड़ी इसलिए। तो परछाई को इधर सुनो, परछाई के तरफ यजमान को फोकस कराते हैं और उसके बाद से इतना मंत्र के माध्यम से उनको माइंड में ऐसा भर देते हैं कि अब आपके पूर्वज ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तब देखिए वो वहां पे है, अब दीजिए। अब यजमान जो एकदम आस्था में लीन है, वो समझ रहा है कि पूर्वज की ही परछाई है, पूर्वज परछाई नहीं होती, वो चट्टान की परछाई होती है उस नदी की। चलिए तो अगला हम लोगों का ये था, 3 चैप्टर हम इसी में जोड़ दिए थे एक ही चैप्टर में, नदी तंत्र, झीलें और क्या था, उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र, झील और भूगर्भ जल, यही था ना। तो अगला जो टॉपिक है वो है झील, उत्तर प्रदेश की झीलें, महत्वपूर्ण झीलें, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें। अच्छा, झील की परिभाषा क्या हो सकती है? पानी तो रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है, सब झील से नदी नहीं पैदा होती। हाँ बताओ। झीलों का सबसे पहले अगर झीलों को देखें तो झीलों का निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी उद्गार होता है या उद्गार, ये तो निर्माण में परिभाषा पूछ रहा हूँ। झील ऐसा होता है जिसमें उसमें पानी का टुकड़ा होता है और वो बड़े इलाके में जिससे उसमें से नदियाँ निकल सकें। नहीं, नदी सब झीलों से नदियाँ, ये शर्त नहीं है नदियाँ निकलेंगी।
नीचे से उसको पानी में देखो चढ़ाया। पहला शब्द क्या है झील में? उनका पानी उसको झील का पहला शब्द देखो इजली, पहला झील का शब्द होता है कि वो स्थल खंड से घिरा, स्थल खंड से घिरा, और एक बड़ी मात्रा में वहां जल राशि है, और तालाब की अपेक्षा गहरा हो और विशाल, हम उसी को कहेंगे झील। बाकी अन्य को या तो सागर कहेंगे, समुद्र कहेंगे, नदी कहेंगे, या फिर तालाब कहेंगे। यही झील है, झील की परिभाषा। झील लिखो, झील जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जो स्थल खंड से घिरा, जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर स्थल खंड से घिरा। झील मुख्यतः तालाबों से आकार में बड़े होते हैं, बड़े एवं गहरे होते हैं। यह झील की परिभाषा। एक स्थिर जलराशि स्थल खंड से घिरा और जो तालाब से गहरे भी हो और विशाल, इसी जलराशि को हम कहेंगे झील। अब ये होता है कि झील कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लिखो झीलों का प्रकार, इसको हटा दें। प्रकार, झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार, तो इसको हम मुख्यतः पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जल के गुण धर्म के आधार पर। दो भाग में बांटते हैं झील को। झील का प्रकार जब भी आए तो हम कहेंगे झील मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बंटवारा का आधार यह है, एक है उत्पत्ति के आधार पर, कैसे पैदा हुआ, ठीक, और दूसरा क्या है, जल के गुण धर्म, कि जल खारा है कि मीठा है। तो मुख्यतः तो अब इसको हम फिर दो भाग में बांटते हैं। एक है प्राकृतिक झील, और दूसरा है कृत्रिम झील। आर्टिफिशियल, जो मानव ने बना दिया है कि नहीं। प्राकृतिक झील के कितने प्रकार होते हैं? देखो मैं जागृति पढ़ा रहा हूँ, हालांकि इतना आपको अंदर जागृति में नहीं जाना चाहिए, खुद ही पढ़ाया हमने। झील हो गया नहीं होगा, हो सकता है जिस दिन तुम ना आए उस दिन हुआ नहीं हुआ, नहीं है। डायलॉग मार दिया। चलिए, प्राकृतिक झील के कितने
डिवाइडेशन क्या है? हाँ, ज्वालामुखी एक, दूसरा उल्का पिंड, ठीक, दो हो गया। तीसरा समुद्र अपना मार्ग बदल देता है, मान लीजिए समुद्र है मोटा मोटी ये देखो, देखो एक है आपका जो है पृथ्वी के अंदर जो बल चलता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्जात बल के प्रभाव से। पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बल, जब पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होती है तो उससे कुछ न कुछ निर्माणकारी घटनाएं घटती हैं, और जब प्लेटें आपस में अलग हो जाती हैं तो वहां पे दरार पड़ जाता है, और उस दरार में जब जल भर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? जी, वही भ्रंशन। तो भ्रंशन होता कैसे है? अंतर्जात बल से। पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बल, अंतर बल, पृथ्वी के अंदर जिस बल से हलचल पैदा होता है उसी को हम कहते हैं अंतर्जात बल। ये बल क्या करता है? दो ही काम करता है, या तो प्लेटों को खिसका के सटा देगा, और जब प्लेट एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उससे क्या होगा? मलबा निकलेगा और मोड़दार पर्वत बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? वलित मोड़दार पर्वत, जो क्या है आपका हिमालय। और जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहां भ्रंश हो जाएगा, दरार, और जब उसमें जल भर जाएगा तो उसको हम कहते हैं झील। तो अंतर्जात बल, और एक होता है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या है? पृथ्वी के ऊपर जो चीजें जो है जिस बल से घटित होती है उसको हम कहते हैं बहिर्जात बल। और बहिर्जात बल में मेन भूमिका निभाती हैं पर्वतीय पे नदियां एवं पवन। क्लियर होगा? जो ऊपर से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं बाहर के बल से जो निर्मित हो रहा है। तो बाहर के बल में क्या है? एक नदी है और दूसरा है पवन। पवन क्या करेगा? ये अपने झोंके में बालू अधिक से अधिक उड़ा करके आएगा और ला के किसी नदी के मार्ग को अवरुद्ध करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। अब एक अचानक एक सीजन की बात नहीं होती है, हजारों साल लग जाते हैं। जब वहां पर डंप होना शुरू हो जाता है तो वहां बांध बन जाएगा, नदी अपना रास्ता बदल लेगी। जब नदी रास्ता बदलेगी तो उस एरिया में जो आकृति बनेगी उसको हम कहेंगे झील। ठीक, एक उससे झील बनता है। और बाकी दो तरीके और हैं झील बनने के। एक है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार, और ज्वालामुखी जहां से फूटती है तो उसके लावा बाहर निकलते हैं, और लावा बाहर निकल के ऐसे ऐसे बहते चले जाते हैं, और उसके बीचों बीच में जो होल होता है उसी कीप नुमा आकृति, उसी को हम कहते हैं क्रेटर। और उस क्रेटर में जब जल भर जाता है तो हम कहते हैं झील। एक तरीका वो है। दूसरा क्या है? उल्का पिंड। उल्का पिंड कोई धरती पे गिरा, और जहां गिरा वहां पे बहुत बड़ा खड्ड बन गया, ठीक है? और उस खड्ड में जब जल भर जाता है बरसात में तो फिर वो इतना गहरा होता है कि वो जल कभी सूखता नहीं है। जब जल की मात्रा कम होती है तब तक जो है मानसूनी ऋतु 8 महीने के बाद फिर बरसात का ऋतु आ जाता है, फिर बारिश, फिर वो अपना मेंटेन। इसलिए बहुत दिन से वो जो डंप है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड से निर्मित भारत में एक ही झील है,
लोनार कहाँ पे? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत में उल्कापिंड से निर्मित होने वाली मात्र एक झील है जिसका नाम है लोनार और महाराष्ट्र राज्य में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो झील हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में इन्हीं दो से बड़ झील बनेंगे और एक झील बनेगा इससे अंतर्जात से। एक झील मिर्जापुर का टांडा दरी ताल, ये भ्रंश के कारण झील बन गया, मात्र एक। और बाकी जितने झील बनेंगे सब नदियों के छोड़े हुए जल से, क्योंकि नदी जब पहाड़ में बहती है तो बहुत अधिक मार्ग को नहीं अपने घुमाती, वो बदल नहीं पाती है मार्ग, क्योंकि दोनों तरफ चट्टाने को काटना जो मुश्किल होता है। लेकिन चट्टान से उतर के जब मैदान में आती है तो यहाँ पे आने के बाद प्रौढ़ावस्था में चली जाती है। प्रौढ़ावस्था अब उधर कहा युवा और शैशवा, किशोरा का शैशव का मतलब एकदम जो छोटा वाला 0 से 6 साल का, उसी को शैशव कहते हैं ना। शैशव के बाद कौन अवस्था आती है? बाल्यावस्था। अब बाल्य के बाद कौन आती है? किशोरावस्था है, तूफानी अवस्था। किशोरा बात कर रहे हो ना? नहीं बात किया। 12 से 18 होता है तो 18 बार नहीं करके होगा। चलिए, तो यदि क्वेश्चन बना है कि भारत में झीलों का निर्माण मुख्यतः 2 बलों से होता है, तो यही नदी और पवन। एक बस झील अपने आप हुआ है अंतर्जात बल से जो पैदा हुई थी, वो मिर्जापुर में है, टांडा दरी ताल। बाकी ज्वालामुखी उद्गार से कोई नहीं उत्तर प्रदेश में झील है। उल्कापिंड गिरा ही नहीं उत्तर प्रदेश में। कृत्रिम झील जो दूसरा है, कृत्रिम झील, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कृत्रिम झील का मतलब यह है कि मानव अपनी सुविधा के लिए नदी के जल को रोक के डैम बनाया और डैम बनने के पीछे जिस झील का निर्माण हुआ उसको हम कहते हैं कृत्रिम झील। अपने उपयोग के लिए मानव द्वारा बनाया गया झील कृत्रिम झील है। दूसरा क्या है? एक तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा, उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बांटे, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील को हम 2 भागों में बांटे, 4 भाग में। अंतर्जात बल ज्वालामुखी उद्गार से, उल्कापिंड से और बहिर्जात बल से। बहिर्जात बल क्या, अंतर्जात बल क्या करता है? धरती के अंदर जो हलचल होती है, हलचल से प्लेटें जो है दूर जा रही हैं तो वहां पे खड्ड का निर्माण हो जाता है और बारिश होने के बाद उसमें पानी भर जाता है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो झील निर्मित होती है इस तरह से होती है। ज्वालामुखी वाला समझिए कि ज्वालामुखी उद्गार जहां से निकलता है वो कीप की आकृति होती है। तो कीप की आकृति का मतलब इतना छोटा नहीं होता है, वो किलोमीटर में होता है। ज्वालामुखी उद्गार का जो कीप होता है, जो मुहाना होता है, किलोमीटर, और जब उसमें पानी भर जाता है तो जो झील बनती है वह ज्वालामुखी उद्गार पर झील कही जाती है। उल्कापिंड बीच बीच में गिरते रहते हैं, हालांकि बीच बीच में बहुत कम गिरे हैं। सबसे अधिक उल्कापिंड का बौछार किस महाद्वीप पे हुआ? किस महाद्वीप पे सबसे अधिक उल्कापिंड गिरे? अफ्रीका सही है। मानव प्रजाति का जो मूल स्थान है वो है अफ्रीका महाद्वीप, और डेंस जंगल भी था। और जब उल्कापिंड का वहां पे अधिक से अधिक बारिश हुआ, बहुत अधिक उल्कापिंड गिरे, तो उससे 2 चीजें परिवर्तन हुआ। एक तो डायनासोर मर गए, और मानव पलायन करके चारों तरफ पूरी दुनिया में फैल गए।
तो निगेटिव थी, यस सर। क्योंकि उस समय हम नहीं जानते थे कि उल्का पिंड के बौछार से ये सब चीज होने वाला है। लेकिन जिनके ऊपर गुजरी होगी, ठीक है, आदि मानव ही थे, उनके अंदर भी तो प्राणी था, या फिर जो डायनासोर्स थे वो मरे, खत्म हो गए। अब डायनासोर किस उल्का पिंड गिर गया है, उल्का पिंड गिरेगा तो हम लोग रहेंगे। उल्का पिंड क्या है, कहाँ पाए जाते हैं उल्का पिंड? थोड़ा मालूम है? छोटे-छोटे मंगल और बृहस्पति के सेवन में होते हैं, पिंडों में श्रृंखला पाई जाती है। जब उसी के जब पहले लोग होता है किन ग्रहों के बीच में, किन ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे चट्टान हैं, उसी को हम कहते हैं उल्का पिंड। और उल्का पिंड इन सब के साथ ही चक्कर लगाते हैं सूरज के। कभी कभी क्या होता है, अपना कक्षा भूल जाते हैं, आर्बिट अपना भूल जाते हैं। अब यह सब हंस रहे हैं, सबकी जैसे कक्षा भूल जाते हैं। हाँ वही है। ये बताओ, सही बात है। अब इतने समाज में सब लोग बैठे हैं, एक समूह में उल्का पिंड चल रहा है, मानते हैं कि वो कक्षा पहने ही हूँ, कक्षा अब इसी में मान लो कि कोई जो है बोल के चला है, अब वो होश में आ जाए तुरंत तो सुसाइड करेगा कि नहीं? तो उसी तरह से कक्षा छोड़ के सुसाइड कर देते हैं हमसे। और सुसाइड करने का मतलब क्या है, अपने ऑर्बिट को त्याग देते हैं, एवं आ जाते हैं पृथ्वी वाले ऑर्बिट में, और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इसको खींच लेती है। और जब खींच लेती है तो जहाँ गिरते हैं तो तबाही मचाते हैं। अब दूसरा, जल की गुणधर्म के आधार पर झील कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के भी होते हैं। एक होता है खारा, खारे पानी का झील, और दूसरा है मीठे पानी का झील। अब बताइए, यदि क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में कोई खारा पानी का झील है? ये कभी नहीं है। क्यों नहीं है? प्रथम कारण में अगर आईएएस चला जाए, क्योंकि आईएएस यहाँ से भी नीचे जाता है। भारत में, उत्तर प्रदेश में ये कभी खारे पानी का झील नहीं है। उसका कारण क्या हो सकता है? क्यों खारे पानी में? समुद्र है, हमेशा पानी बढ़ता रहता है। सही बात। उत्तर प्रदेश सब कोस्टल एरिया नहीं है, पहली बात। कोस्टल एरिया होता तो एक संभावना बन जाती है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में रेगिस्तान भी नहीं। रेगिस्तानी एरिया में मीठे पानी के जल का वाष्पोत्सर्जन इतना अधिक हो जाता है कि उसके अंदर लवण की अधिकता हो जाती है। और जब लवण की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? खारे पानी। राजस्थान के खारे पानी का झील क्यों बने? क्योंकि वहां समुद्र नहीं है, बहुत सारा समुद्र के रेगिस्तान के नाते बारिश कम, वाष्पीकरण अधिक। ऐसे में क्या होगा? लवणीय झील हो जाएंगे, लवणों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, अपने आप जो खारे पानी का झील। तो ये रीजन है। इसी तरह से कथन कारण का क्वेश्चन बनाते हैं, सब थोड़ा अंदर घुस के, तो थोड़ा सा कायदे से पढ़ोगे, थोड़ा थिंकिंग आप लोग करो। जब थिंकिंग करोगे ना तो उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्या क्या हमको काट देना है? उत्तर प्रदेश में खारे पानी का झील एक भी नहीं है। जितने झील हैं मीठे पानी के झील। उत्तर प्रदेश में अंतर्जात बल से निर्मित एक झील है, और बाकी जितने झील हैं, ज्वालामुखी उद्गार से भी एक भी झील नहीं है उत्तर प्रदेश में। उल्का पिंड से भी एक भी झील नहीं है। जितने भी झील उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे, बहिर्जात बल और बहिर्जात बल में प्रभाव डालता है नदी और पवन। नदी और पवन क्या बात है? चलो पढ़ा, चलिए पढ़ा कर बंद कर।
जो भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी झीलें हैं वो सब के सब कितनी है, कौन सी है? मीठे पानी की झील है। और निर्माण होता है मात्र जो है नदी और कौन से, इसमें भी नदी से ही 99% झीलों का निर्माण हुआ है। अब इसमें जो है एक एक करके झीलों को देखें कौन किस नेचर का है और क्या हुआ। चलिए एक एक झील का नाम लिखिए। सुराहा ताल, सुराहा ताल, सुराहा ताल। देखो ताल इन सबों का जो है लोकल में नाम पड़ गया, एक्चुअल में ये सब है झील। झील की परिभाषा में आते हैं, लेकिन लोकल में सुराहा ताल या ये कहिए सुराहा झील एक ही है। कहाँ पे है? बलिया जिले में है। सुराहा ताल या सुराहा झील कहाँ पे है? बलिया जिला में। हाँ, रामगढ़ का ना सब झील है। चलिए झील का प्रकार क्या है? कौन सा प्रकार है? प्राकृतिक है कि कृत्रिम? प्राकृतिक, नेचुरल है, प्राकृतिक। और आकृति इसकी क्या है? क्या आकार है? गोपुर, गोपुर, गाय के खुर के समान, उसी को हम कहते हैं गोपुर। ये झील में गोपुर झीलों का निर्माण होता कैसे? जैसे मान लो कि अभी हमने बताया कि नदी जब पर्वत पे रहती है तो युवा अवस्था होती है, और युवा अवस्था में क्या होता है? गति अधिक होती है ना, गति अधिक होती है। और ज्यों ही वह नदी मैदान में आती है उसके साथ अवसाद आ जाता है कि नहीं? जैसे कि मानव के जीवन जब 40 साल का हो जाता है तो उसके पास अधिक टेंशन आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं कुंठा या अवसाद। तो नदियों का कुंठा या अवसाद जो ऊपर से जो मलबा लेके आती है वही है। अब ये कुंठा अवसाद जो लेके जब चलेगी या इधर मिट्टी गाद पड़ेगा तो नदी इस तरह से आ रही है और मैदान में घुसते ही ऐसे हो जाए। किसी नदी को देखो ऐसे ही बहती है मैदान। तो इसको हम कहते हैं विसर्ग। नदी जब ऐसे सांप के तरीके से चलती है ना तब हम उसका नाम देते हैं विसर्ग। अब हुआ क्या कि मान लो ऐसे आ रही है नदी, ये पूरा जल है, ठीक? यहाँ पे पवन द्वारा अवरोध पैदा कर दिया गया। पवन जो है डंपिंग जो है वहां पे करने लगा, इससे इसका भार जो है इधर उधर होने लगा और ये नदी क्या हो गई? यहाँ से कट के इसे बहने लगी। अब यहाँ से अपना मुख्य धारा बना ली और ये पोर्शन छोड़ दी, ये पोर्शन छोड़ दी। कहीं ना कहीं से इस पोर्शन में इस नदी का कनेक्शन है। कब? जब बाढ़ आएगा तो सूखे के समय, इस समय तो इससे कनेक्शन टूट जाएगा, सीधे यहाँ से बह रही है। लेकिन जब बाढ़ आएगा ना तो पानी यहाँ पे भर जाएगा। तो हम इसी को कहेंगे गोपुर झील। क्या कहेंगे इसको? गोपुर झील। सर इसमें पैमाना होता है?
मेजरमेंट होता क्या होता हुआ? इसके जानने का मतलब है इसमें भी तो कोई पैमाना होता होगा कि किलो का आकार कितने किलोमीटर तक निर्धारित किया जा सकता है। नहीं, इसका कोई एक जो है ये नहीं है कि माने इतने किलोमीटर इतने गहराई कोई हम ठीक कहेंगे। एक माना गया है कि जो औसत गहराई तालाबों की होती है उससे अधिक जो भी हुआ तो उसको हम कहेंगे झील। तो ये झील बन गया एक बड़ा आकार। अब क्या होगा, कभी कभी झीलों से नदियां निकल जाती है कि नहीं? अब मान लो ये जलराज तो नदी छोड़ के अपना ये रास्ता पकड़ लिया, लेकिन जब बारिश में झील में पानी अधिक हो गया तो यहाँ से कोई एक धारा ऐसे निकल गई तो कोई एक छोटी लोकल नदी बन जाती है। क्लियर? यही होता है झीलों से नदियों का निकलना। तो विसर्ग पे जब अवरुद्ध हो जाता है तो बन जाता है गोपुर झील। तो जो बलिया में सुराहा ताल है वो प्रकार क्या है? प्राकृतिक झील है, नेचुरल है। और नेचुरल झील में कौन सी आकृति बनाता है? तो गोपुर का आकृति बनाता है, इसीलिए इसको कहते हैं गोपुर झील। चलिए, इसे सुराहा ताल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। सुराहा ताल पक्षी विहार, सुराहा ताल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। शीत ऋतु में जाड़े में यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी, और प्रवासी पक्षी कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से, मध्य एशिया या साइबेरिया से। आखिर साइबेरिया से पक्षी क्यों आते हैं जाड़े में? हाँ, क्लाइमेट पे बहुत असर पड़ता होगा क्या? क्लाइमेट हाँ, वहाँ पे साइबेरिया जैसे जब भारत में ठंडी पड़ती है ना, उस दौर में साइबेरिया में बर्फ जमने लगता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। यही कारण है कि वहाँ के पक्षी हिमालय को पार करके सीधे अपने जो आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसे जगहों पे जहाँ पे अपने जान को बचाते हैं। आज ज्यों-ज्यों गर्मी यहाँ शुरू होती है, उनके साथ ये भी डिमेरिट है, बहुत अधिक गर्मी भी वो पक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जो फरवरी मार्च का महीना आता है ये पक्षी के पलायन कर जाते हैं। अब सोचो ये पक्षी कितना लंबा दूरी तय कर रहे हैं, पूरे हिमालय का हर एक रेंज को क्रॉस कर रहे हैं। अब वहां से कोल्ड से ठंडी से बचने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे गर्मी वाले में। और जब यहाँ गर्मी की शुरुआत होती है तो वहाँ का मौसम उनके अनुकूल हो जाता है, फिर यहाँ से पलायन करके चले जाते हैं। पक्षी का एक पर्यायवाची होता है वसंत दूत, है ना? कितना शानदार इनका कौन हो तुम बसंत के दूत, नियत पतझड़ यानी सुकुमार। सही बात है। में चपला की रेखा तपन में सिंचन बंद है। चलिए, तो एक झील आपका कंप्लीट हुआ जो आपके जस्ट बगल में बलिया का सुराहा ताल। यही सुराहा ताल है जिसपे हर साल के बजट में चंद्रशेखर सिंह कुछ न कुछ पास कराते थे इसके सुंदरीकरण के लिए। आज सुंदरीकरण के रूप में इस पे में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता था, लेकिन बजट हर साल पास होता था। इसी एरिया से वो सांसद जीतते थे। हाँ, तो इब्राहिम पट्टी वाला जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसी एरिया में सुराहा ताल है। अब ये प्रश्न उठता है कि सुराहा ताल का निर्माण कैसे होगा? अब घाघरा को बलिया पूछा तो यही नदी जाएगी ना गंगा नदी के विसर्ग से बना हुआ गोपुर झील है। इसका जो है जो निर्माण हुआ है, गंगा नदी
गंगा बढ़िया नदी के गाजीपुर का बॉर्डर जो पड़ता है विसर्ग के अवरुद्ध होने से, ऐसे ही गंगा नदी का जो विसर्ग था अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध होने से जो ताल बनाया झील बना उसको हम कहते हैं सुराहा ताल या सुराहा झील। अगला बड़ा ताल। अगला जो झील है उसका नाम है बड़ा ताल। बड़ा, छोटा बड़ा नहीं सुनी हो? बड़ा ताल। नाम भले इसमें ताल जुड़ा हुआ है। ताल इसलिए कि लोकल अपने आप एक बड़ी सी जलराशि को ताल ही बोलते हैं, लेकिन सब झील। बड़ा ताल कहाँ पे है? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर जिला है, शाहजहांपुर जिला में पड़ता है। सर और आजमगढ़ भी, आजमगढ़ में कटान हो जाएगा। आजमगढ़ आगरा के सबसे निकट है। तो क्या किया जाए? बताओ, आगरा कटान को कैसे रोका जाए? बोलिए आप वाले अपने कटान को तो बचाओ पड़ के। आगरा कटान अगर जो देखोगे इस एज में तो तुम्हारा कटान शुरू हो जाएगा, तुम्हारा आवर्तन शुरू हो जाएगा। चलिए, इस झील का निर्माण रामगंगा नदी के मार्ग परिवर्तन से हुआ है। रामगंगा नदी जिस रास्ते से पहले बह रही थी उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता अख्तियार करनी, और जो उसका पुराना रास्ता था उसमें जो पानी बच गया उसी से बन गया क्या? बड़ा ताल। शाहजहांपुर जिला में है और निर्माण का कारण है कि रामगंगा नदी के मार्ग परिवर्तन से भी बना। यह भी प्राकृतिक गोपुर झील का उदाहरण है। यह भी क्या है? गोपुर झील। गोपुर झील। अगला टांडा दरी ताल। यही अपने यहाँ का अपवाद है, इसलिए कई बार पूछा गया है। टांडा दरी ताल। टांडा दरी ताल या झील। टांडा दरी ताल या झील। ये जो विसर्ग के अवरुद्ध लिखा है इसको डायरेक्टली रूट डाइवर्जन भी कह सकते हैं। हाँ, रूट डाइवर्जन टाइप कह ही सकते हैं। रूट डाइवर्जन तो हो रहा है। विसर्ग को जब अवरुद्ध हो गया किसी माध्यम से तो नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया, उसी का रूट डाइवर्जन। टांडा दरी ताल या झील कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर जिले में। ये नया खरीद के लाए लाया हो? बहुत हल्का चल रहा है। टांडा दरी ताल या झील किस जिले में? मिर्जापुर जिले में। इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक हलचल से बने दरार में भूगर्भिक हलचल से बने दरार में जल भर जाने से
शेर हुआ। कैसे बना? भूगर्भीय कल्चर हुआ, धरती पे दरार बनी और दरार में बारिश का पानी भर गया, तो जिस झील का निर्माण हुआ उसको हम कहते हैं टांडा दरी, ताल या टांडा दरी झील। ये है मिर्जापुर। चलिए अगला, फुलहर झील किस जिले में है? फुलहर पढ़ चुके हो? पीलीभीत। फुलहर झील फुलहर झील या इसका दूसरा नाम क्या है? गोमत ताल। फुलहर झील या गोमत ताल। निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ? नदी के विसर्ग से या कोई अन्य कारण? याद करो, जब मैं उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा तो हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे वाले भाग को, जिसको हम पर्वतपाद प्रदेश कहते हैं, पर्वतपाद प्रदेश, वहां पे दो तरीके की मिट्टियां मिली। जो एकदम पर्वत से सटी हुई मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं? तराई। और तराई के ऊपर वाले क्या कहते हैं? भावर। तराई से जो तराई एरिया और पर्वत एरिया के बीच की जो पट्टी है वो थी भावर। और भावर की विशेषता क्या थी? नदियां ऊपर नहीं दिखाई देती, नदियां नीचे नीचे बहती हैं। और तराई क्षेत्र में आपको नदियां क्या होती हैं? प्रकट होती हैं। तो पीलीभीत कौन सा एरिया है? पीलीभीत में भावर और तराई दोनों का एरिया है। और कुछ हिस्सा जो हिमालय से सटे हुए वो जो है भावर में आता है, कुछ नीचे वाला एरिया जो है तराई में आता है। तो तराई भावर की विशेषता देख लिए कि नदी ऊपर प्रकट नहीं होगी, तराई में आकर प्रकट होगी। और तराई की एक विशेषता यह थी कि तराई क्षेत्र में दलदली भूमि अधिक पाई जाती है। बारिश का पानी और नदियों का अधिक से अधिक होना, इससे क्या होता है? जल का जमा होता है, और जल का जमा होता है तो वहां दलदल मिट्टी हो जाती है। तो यही तो दलदल भूमि हुई। और दलदल भूमि का मतलब कि उस मिट्टी में पानी ऑलरेडी जो है मिला हुआ है। तो ये जो झील है ये उसी एरिया में झील है जहां भी कुछ एरिया इसका जो भावर का है और कुछ एरिया तराई में है। फसल तो पैदावार अधिक होता है। अरे यार थोड़ा शांत रहो भाई, चीजें को समझने का प्रयास करो, समझे? अब तुमको संतुष्ट करने के लिए आप इतने लोगों को छोड़ दें। हाँ, इससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन होता है। अब तुम बताओ, भावर में उत्पादन अधिक होगा कि कम होगा? फसल का तुम बताओ, क्यों कम होगा? क्या? अरे दलदली क्षेत्र में तो उत्पादन अधिक होता है। पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ज्यादा होंगे, मिट्टी कम होगी। कंकड़ीली पथरीली भूमि होती है, तो इसलिए उत्पादन कैसे होगा? तो लॉजिक की बात किया करो, या नहीं तो फिर जो है शांत हो। एक किसी भी मेहनत का स्टूडेंट का जानते हो गुण क्या होता है? सुनो, फिर गुनो, तब धुनो। सुनो का मतलब कि कायदे से सुन लो कि सामने वाला क्या कह रहा है, फिर उसमें विचार करो कि क्या इसमें से क्या क्या चीज को उठा के अगले से वार्ता करनी चाहिए, तर्क करना चाहिए। तो जब दिमाग में एक हो गया कि इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, तब दोनों बात करो। तो तुम सुनते ही नहीं हो, डायरेक्ट धुन देते हो। सुनते तो इस टॉपिक से बात करते थे।
फुलहार झील या गोमत ताल, ये कहाँ पे है? पीलीभीत जिला में, भीत जिला। झील का प्रकार क्या है? प्राकृतिक। निर्माण इसका कैसे हुआ कि दो कारण थे फुलहार झील के निर्माण के। ऐसे ही झील से जो है नदी, सदानीरा नदी निकलती है। गोकुर झील से जो नदी निकलेगी वो सदानीरा नहीं होगी, वो बाढ़ आएगी और जाड़े में कुछ दिन तक पहले वही काफी है, बाकी जो है गर्म नहीं रहेगी। लेकिन ऐसे झील जो होते हैं, जो फुलहार झील है, इस तरह के झील से जो नदी निकलेगी तो सदा नीरा होगी। क्यों सदा नीरा होगी? कि बारिश के पानी के जमा होने निर्माण होता है। बारिश के पानी के जमा होने, वर्षा ऋतु में क्या होता है? अभी हम बताए कि ये वो एरिया कौन, भागवत तराई वाला एरिया, हिमालय से सटा हुआ एरिया है। ये भी मैं बताया था कि जो वर्षा ऋतु जब मैं उत्तर प्रदेश का पढ़ा रहा था, तो वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर बढ़ती है कि घटती है? उत्तर प्रदेश में जब हम दक्षिण से उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ जाते हैं, हिमालय की तरफ, तो वर्षा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। दक्षिण से उत्तर वर्षा की मात्रा बढ़ती है और पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। दक्षिण से उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है और पूरब से पश्चिम जब हम बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। और इसको मैं बकायदे पढ़ाई में बीच में नहीं बताऊंगा। जिन जिन तरीकों से इसको बताया जा सकता है, सारे तरीकों से बताया हूँ, और भले आप लोग याद हो या न हो, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं। और बताया ही नहीं, लिखवाया भी हूँ कि इसी तरीके से लिखो ताकि याद रहे। चलिए, ये तो एरिया कौन सा है? अधिक से अधिक यहाँ बारिश हो रही है। पीलीभीत कहाँ है? एकदम सटे उत्तराखंड से, तो यहाँ बारिश अधिक हो रही है। तो बारिश के पानी के जमा होने से ये कारण हो गया। दूसरा, दलदली भू में के जल के रिसाव से, देखिए बारिश का पानी जब अधिक बरसता है तो इसके चारों तरफ जो दलदली भूमि है उसमें पानी खूब अधिक सूख लेती है, और जब वर्षा ऋतु कम होती है तब दलदली भूमि से जो है जल जो है का निशान होने लगता है झील की तरफ। यही कारण है कि झील का वाटर लेवल मेंटेन रहता है और गोमती नदी कंटिन्यू बहती रहती है। तो निर्माण इसका जो है गोपुर से न होके बारिश के जल से और दलदली भूमि के जल के हिसाब से इसका निर्माण होता है। और यही कारण है कि इसमें से गोमती जैसी सदानीरा नदी उत्पन्न होती है। और गोमती किसकी सहायक है? गोमती गंगा सहायक है। किसके? गोमती गंगा गोमती पढ़े कई दिन होगा, अभी भूल गए। गोमती गंगा की सहायक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा। गायत्री नाम कहाँ पे मिल रही है? गायत्री नामक स्थान पे गंगा में मिल जा रही है। और वहाँ पे कौन सा एक मंदिर है? मार्कंडेय महादेव का गायत्री में मंदिर है। अब बताओ चौधरी, तुम यहाँ पे भी देखते हो, इसमें भी देखते हो, लिखते हो, और उसमें भी देखते हैं। जी बताओ, क्लास में बैठ के तुम इधर इसीलिए उसको गंगा से निकाल के और बाबा दी। चलिए,
बहुत आगे लिखो पूरा ये। गोमती नदी का उद्गम इसी झील से होता है। गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी का उद्गम इसी झील से होता है। यह झील वेटलैंड आर्द्र भूमि का हिस्सा है। यह झील वेटलैंड और इसको हिंदी में कहेंगे आर्द्र भूमि। हाँ, ये रामसर साइट है, आर्द्र भूमि का क्या है हिस्सा है। अगला कीमठ ताल। कीमठ ताल, कीमठ, ये सब के सब झील पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको कायदे से रखना कि कंफ्यूजन न हो। कीमठ को मार के चले और कहीं और जिले में। मोस्ट इम्पोर्टेंट कीमठ ताल, कीमठ ताल या झील, कीमठ ताल या झील। यह एक कृत्रिम झील है। कीमठ क्या है? प्राकृतिक नहीं है, यह कृत्रिम है। और कहां पे स्थित है? आगरा में। आगरा में स्थित है, कृत्रिम झील है। इसको सूर्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। कीमठ ताल को सूर्य सरोवर, सूर्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल की आपूर्ति कैसे होती है? लिखिए, इसमें जल आपूर्ति, इसमें जल आपूर्ति यमुना नदी पर निर्मित ओखला बैराज से। यमुना नदी पर निर्मित ओखला बैराज, बैराज का मतलब कि डैम। इसमें जल आपूर्ति यमुना नदी पर निर्मित ओखला बैराज से निकलने वाली ओखला देखे हो ना? ओखला, ओखल से बना है ओखला। ओखला बैराज से निकलने वाली आगरा नहर से होता है। इसमें जल की आपूर्ति यमुना नदी पर बने ओखला बैराज से निकलने वाली नहर आगरा नहर से होता है। देखो, यमुना नदी में ओखला बैराज है, ओखला नामक डैम है, और डैम बना के वहां से नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम है आगरा नहर, और उसी आगरा नहर से इस झील में पानी आता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कृत्रिम झील। चलिए, 2020 ईस्वी में इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। रामसर स्थल, रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अब रामसर क्या है? ये समझौता कब हुआ था? 1971 में। ईरान का एक शहर जिसका नाम है रामसर, उसी रामसर में दुनिया के देश इकट्ठे हुए, और इकट्ठा होने के बाद ये कहे
कि सबके बारे में तो हम सोच रहे हैं, लेकिन दलदली भूमि में जो जैव विविधता है वो सबसे अधिक है, उसका सुरक्षा एवं संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए इस पे एक कमेटी बनी और उस कमेटी का पूरे वर्ष भर यही काम होता है कि कौन सा दलदली भूमि क्षेत्र है जो कि जब वहाँ की प्रजातियां खतरे के निशान पे आ गई, तो उसको क्या किया जाता है, रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि वहाँ की जो जैव विविधता है वह सुरक्षित बनी रहे, उसका जो है नाश न हो। ये इसका काम क्या बज गया, 3:30 हो गया। कई बजे तक क्लास है? 3:30 हो गए। चलो 5 मिनट में और चेक खत्म करो। रामगढ़ ताल, चलो अपने आ जाओ। रामगढ़ ताल, रामगढ़, अरे गोरखपुर वाला वो तो बात मत करती है, कैसे जाओगी? क्या होगा? विवेक का नंबर है, विवेक का नंबर है। सर लिखवाइए। चलिए गोरखपुर रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, एक मिनट कॉन्फर्म कर देते हैं। दिनों ठीक है अरे इसको गेटवा बंद करके चला गया, उसको बोल दीजिए बात क्लास करिए। गार्ड है क्या कोई? चलो गार्ड भेजा था तो बाबा को चलिए रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल कहाँ गया हो, कहाँ बाहर? अच्छा ऐसा ही यार। चलिए रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल या रामगढ़ झील कहाँ पे? गोरखपुर। इसका निर्माण कैसे हुआ? गोकुर झील है। अब गोकुर झील ये भी क्लियर है कि नदी से ही बनेगी। तब तो राप्ती नदी से हाँ? तब तो राप्ती नदी से बनेगी। हाँ,
तो ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी BC में राप्ती नदी इसी रास्ते से बहती थी। मार्ग परिवर्तन हुआ और एक झील बन गया जिसको हम कहते हैं रामगढ़ ताल या रामगढ़ झील। कैसे क्लियर हुआ कि 6वीं शताब्दी BC में ही है घटना? लौकिक साहित्य जो लिखे जाते हैं, अब देखिए सोनू घाट नाम या सोनू घाट के कुछ दूर बाद है रानी घाट, है ना? सोनू घाट से दक्षिण बढ़ोगे तो है रानी घाट। इसका मतलब ये घाट किसी नदी के पे ही होगा। तो घाघरा नदी अब भी देखिए, घाघरा नदी निरंतर उत्तर नहीं दक्षिण की तरफ अपना कटाव अर्थात बलिया जिला की तरफ कटाव अपना जो है बरकरार रखी, उत्तर की तरफ उत्तर दे रही है, दक्षिण को ले रही है। इसका मतलब सोनू घाट नाम पड़ा तो घाघरा नदी यहाँ से बह रही होगी और ये काटते काटते पहुंच गई कहाँ? बरहज के आगे। और ये नहीं, नदी के मूड पे होता है। मूड का मतलब कि नदी के अवसाद पे, यदि हो सकता है कि नदी में अवसाद डंप होने लगे दक्षिण साइड में, तो नदी मजबूर हो जाएगी उत्तर साइड में काटने के लिए। और जब उत्तर साइड में काटना शुरू करेगी तो फिर सोनू घाट एक घाट बन जाएगा कि नहीं? तो ये है मैदानी से। देखो ये सब चीजें जो जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि एक रात और एक वर्ष या 20 वर्ष में नहीं, ये हजारों हजारों वर्ष में होता है। तो लोकल साहित्य जो होते हैं और वो सजो के रखे जाते हैं, तो उससे ये होता है जैसे कि ये नदी या मानो ये चीज कहाँ भी पहले थी, तो उसी के आधार पर निकाला जाता है कि 6वीं शताब्दी BC में राप्ती नदी वहीं से बहती थी। ये भी आप जानते हैं कि ये ऐतिहासिक एरिया है। कौन गणराज्य है? मल्लगढ़ राज्य। मल्लगढ़ राज्य में पैदा हो रहे हैं कौन? मल्लगढ़ राज्य की ही एक है, वो क्या नाम है, साकीगढ़ राज्य। मल्लों का ही एक वैरायटी है, एक ब्रांच है। और वहां के हैं कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कब गए? 6वीं शताब्दी BC के, है कि नहीं? तो 6वीं शताब्दी BC में अपने यहाँ शिक्षा साहित्य का विकास कितना हो चुका था, ये मायने रखता है। इतने बड़े महापुरुष पैदा हो रहे हैं, तो क्या ये सब ज्ञान कलेक्शन नहीं होगा? तो बौद्ध ग्रंथों के स्रोत के आधार पर, जो बौद्ध ग्रंथ के जो स्रोत हैं उसके आधार पर माना जाता है कि राप्ती नदी कभी इस रास्ते से होकर बहती थी और धीरे धीरे कटाव करते हुए वो किनारे निकल गई और यहाँ पे इसका जो पिसा एरिया था छोड़ गई तो गोपुर झील बन गया। चलिए हाँ? सर इसके पीछे कहानी भी है। इसका नाम बताते हैं तो कहानियाँ बनती रहती हैं। क्या कहानी? यही बता रहे थे, हाँ यही बता रहे थे कि हाँ उसी में दब गया। क्या तो क्या? एक गाँव तो यार ये बहुत बड़ी बात है। जब नदी जब अपना मार्ग चेंज करती है तो गांव तो गांव बहुत बड़े बड़े शहर पर धस जाते। देखो जो वहाँ पे नदी चेंज की अपना रास्ता कहाँ? केदारनाथ में। केदारनाथ में वो गांव नहीं था, बहुत बड़ा सिटी थी। एक रात भी नहीं लगा, घंटों में ही वो सिटी खत्म। तो जल में इतनी शक्ति होती है। चलिए ये हो गया। 6वीं शताब्दी BC में राप्ती नदी इसी रास्ते से बहती थी। कालांतर में, आगे लिखिए, कालांतर में नदी अपना मार्ग परिवर्तित
ताप्ती नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर ली। फलस्वरूप इस झील का निर्माण हुआ। इसे 7 दिसंबर 2020 को 7 दिसंबर 2020 को वेटलैंड का दर्जा दिया गया। वेटलैंड 7 दिसंबर 2020 को वेटलैंड का दर्जा प्राप्त हुआ और यह उत्तर प्रदेश का प्रथम वेटलैंड साइट है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वेटलैंड साइट है। इसके पहले उत्तर प्रदेश का भी कोई वेटलैंड साइट घोषित नहीं हुआ। नहीं, वो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले यही ताल घोषित हुआ था। नीमच ताल वगैरह बहुत ताल होंगे। 11 झील अपने यहाँ जो 11 स्थल उत्तर प्रदेश में जो 11 झील है दलदली एरिया वाले 11 को रामसर दर्जा प्राप्त है। लेकिन 11 में सबसे पहले घोषित हुआ था कौन? रामगढ़ का ताल 2020 में। हाँ, कितना है? 36 हो गया। मुझे अब याद नहीं होंगे। चलो बाद में पी लो। अरे यूपी समाप्त हो जाएगा भाई। अब तो जब एसएससी भी शामिल हो गया है तो एसएससी में यूपी की तो कई पीरियड चला है। उत्तर प्रदेश एसएससी वाले पता है उत्तर प्रदेश कितने पीरियड चला है अभी? क्वेश्चन आंसर पर चलता है, मतलब पहला लिखा दे कि और मेरा कहां से मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आंसर चलता है। और क्वेश्चन चलता है कितने पीरियड चला है? क्या करते हैं? 3-4 पीरियड चलता है। हाँ तो चलो 7-8 पीरियड यूपी का भी है एसएससी वाला। तो यूपी कायदे से आराम से हो जाएगा, परेशान हो। क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या होता है यार? क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसा बनाओ बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दें।
कल शाम को समय हो रहा होता है मकान में लाए हाँ